भज गोविंद। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का, वेलकम। कैसे, उम्मीद करता हूँ बढ़िया, मस्त, चकाचक हो चुकी है सुबह की शुरुआत। और सूरज तो कब का उगाया होगा, 7 बज गया है। हम हैं अमरनाथ, आपके साथ लेकर आपकी हिंदी की वह मजबूत श्रृंखला जो आपको करती है न केवल शाम के 7 चैप्टर जो हमारे आरोग्य पढ़ाते हैं, उनके इतर व्याकरण के बहुत सारे शब्द, संधि के बहुत सारे शब्द, समास की बहुत सारी चीज़ें और बोली आदि जो भी आपका पाठ्यक्रम है उसको तो न केवल सीसैट अपितु अदर एग्ज़ाम जो हिंदी के होते हैं वह सब भी इस मॉर्निंग श्रृंखला से धीरे धीरे कवर होते जा रहे हैं। तो आपको आरंभ करना है हमारा आज का पहला सेशन। बेहतरीन सवालों की श्रृंखला आपके सम्मुख रखता हूं। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चुनाव करें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ललित लवंगल। प्रमोद कुमार, आपको एक नंबर दिया जाता है हर बार, उस नंबर पर कॉल या मैसेज कर लीजिएगा जो 9984 वाला है। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। गुड मॉर्निंग। वर्तनी शुद्धि का पहला सवाल आप सबके सामने है कि इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आप क्या मानेंगे। देखिए, विचारिए, सोचिए और सही उत्तर लगा दीजिए। तो देखिए, अगर हमको वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द मानना हो तो हम क्या मानेंगे? हम कतई याज्ञवल्क्य नहीं मानेंगे, क्योंकि ये याज्ञवल्क्य ही लिखा है। आधाला आधा का होना चाहिए था, वो याज्ञवल्क्य ही लिखा है, याज्ञवल्क्य है। वेशभूषा को कतई नहीं मानेंगे, क्योंकि संस्कृत में जब वेश लिखते हैं तो तालव्य के साथ लिखते हैं, फिर ये भूषा पेट चिरसा वाला लिखते हैं। अब अंतर ध्यान तो हो ही नहीं सकता है, गलत होता है, अंतर्धान होता है। बचता क्या है? व्यावहारिक। कैसे बना है बच्चा? स्वागत स्वागत। व्यवहार शब्द है, मूल शब्द है व्यवहार। और जब इस व्यवहार में आप जोड़ देते हैं इक, देन इट बिकम व्यावहारिक। व्यवहार में एक जोड़ने से शब्द क्या बन जाता है? व्यावहारिक। तो पहला बेहतरीन सवाल संपूर्ण परिचर्चा के साथ, और हम प्रोसीड करते हैं अपने सेकंड सवाल पर। इनमें से शुद्ध शब्द का चयन करें। बहुत तगड़ा खेल है गुरुजी। अरे शुद्ध नहीं, सॉरी 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 सॉरी, वो अशुद्ध रहेगा। अशुद्ध, अशुद्ध का चयन करें। हम कहे कैसे यार, ये असल में लिखने में गड़बड़ हुई है। अब ठीक है, अशुद्ध का चयन करें। सवाल अब एकदम सही है। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध का चयन करें। प्रवाहमान, प्रवाहमान, प्रवाह, इनमें से कोई नहीं। अशुद्ध, ध्यान दें, सवाल मैंने सुधारा है। अशुद्ध का चयन करें। बच्चा सैरंद्री वो स्त्रियों के साथ सज्जा, केस, विन्यास, इस तरह के काम धाम करने वाली दासी को कहा जाता है, क्योंकि विराट नगर में जब पांडव अज्ञातवास पर थे तो द्रौपदी ने यही कार्य करके अपने आप को छुपाया था, तो इसलिए द्रौपदी को ही सैरंध्री कहा जाता है। अशुद्ध का चुनाव करना है, अशुद्ध का। तो बड़े अच्छे से याद रख लीजिएगा, जो गलत शब्द है वो है ए। प्रवाह एकदम सही लिखा है, प्रवाह एकदम सही लिखा है। और मजे की बात है कि इसी प्रवाह से प्रवहमान बनता है, यह भी समझिएगा। गतिशील, बहता हुआ का मतलब हुआ प्रवहमान, ना कि प्रवाहमान। आदत में आ गया है कि चूंकि मूल शब्द प्रवाह, भाई प्रवाह हम लोग ने खूब पढ़ा है, और उस प्रवाह से हम प्रवाहमान बना देते हैं, लेकिन वह जो है वो है बहना, वहन करना, जाना, ले जाना। तो प्रवाह माने एक जगह से, तो प्रवाहमान का भाव निकलेगा कि गतिशील, गतिमान।
तो ये जो प्रवाहमान है ये नहीं होता है। आप जब डिक्शनरीज में ओपन करेंगे तो आप पाएंगे कि प्रवाहमान शब्द मिलेगा, प्रवाहमान मिलबे नहीं करेगा। अगर अकेले बिना मान के लिखा हो तो प्रवाह मिलेगा, बिना मान के लिखा हो तो प्रवाह मिलेगा। वैसे आपको सदैव जब भी मिलेगा तो प्रवाहमान मिलेगा। तो इनमें से अशुद्ध बताना था, तो यही वाला अशुद्ध है, बाकी सब शुद्ध है, इनमें से कोई नहीं सीन नहीं बनेगा। नई बात है लेकिन विचारणीय बात है, आपको मालूम होनी चाहिए। जो किसी काम का जिम्मेदार हो, जो किसी काम का जिम्मेदार हो। भज गोविंदम भज गोपालम भज गोविंदम मूढ़मते सन्निहिते सम प्राप्त काले नहीं नहीं जाना छनते भज गोविंदम। बहुत सुंदर। उत्तराधिकारी, सक्सेसर, जिम्मेदारी अलग भाव रखता है, उत्तराधिकारी फिर वही रिपीट हो गया है उत्तरदायी। उत्तरदायी माने उत्तर देने वाला। लगा दिया था, हलंत नहीं था तो इसीलिए लगा दिया था मान में। तो आप देखिएगा जो किसी का जिम्मेदार हो, कहीं ना आप इसके उत्तरदायी होंगे। बड़ा बढ़िया कहीं पंक्ति आती है, हिंसा का परदायी होगा। अरे वो दाए का मतलब वही जिम्मेदारी लेना, उत्तरदायी मतलब उत्तर देने योग्य। तो भैया अगर कोई उत्तर देने, कोई काम हो रहा है उसका जवाबदेही आप जिससे करेंगे वही उसका उत्तरदायी यानी कि जिम्मेदार माना जाएगा। चोरी छिपे और चुंगी शुल्क आदि दिए बिना जो माल बेचता है उसके लिए एक शब्द बताइए। चोरी छिपे बिना चुंगी आदि दिए, चुंगी का मतलब बेसिक टैक्स होता है, जो बिना चुंगी टैक्स आदि दिए जो अपना माल बेचता है उसको दिए गए चार ऑप्शन में से क्या कहते हैं? मोसक कहते हैं, तमीज कहते हैं, तस्कर कहते हैं, चोर कहते हैं। याद रखना यह शब्द संस्कृत है, संस्कृत शब्द है। और याद रखना तस्कर अपनी खोपड़ी में फिट कर ले, संस्कृत है। लेकिन यह देखने में ऐसा लगता है कि बॉलीवुड वाले इतना तस्कर और तस्करी शब्द का उपयोग किए हैं कि लगता है कि जैसे अरबी फारसी में चला गया होगा, लेकिन परीक्षा में खूब पूछा जाता है। तो इसलिए याद रखिएगा कि ये संस्कृत है। जैसे कोई आदमी किसी स्टेट का, किसी राज्य का कर चुकाए बिना वहां पर कोई सामान बेचे, माल बेचे, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको तस्कर बोला जाएगा। तो तस्कर का अर्थ यही होता है कि जो बिना चुंगी शुल्क आदि दिए ये सारी चीजें बेच लेता हो, सामान बेच लेता हो, उसको बोलेंगे। तो बस इतना याद रखो, कभी गड़बड़ाएगा नहीं। आइए तो अगले सवाल पर गुरुजी क्लास। हाँ बच्चा, ये आरओ के लिए भी है बताया, तो दिस इज फॉर सीसेट एंड अदर एग्जाम। बस ये है कि डायरेक्ट सवाल हम इसमें संधि और समास और सारी चीजों के करेंगे, बाकी हम उसमें नहीं करते हैं। उसमें खाली 7 चैप्टर बना करते हैं। अब सुनो, इसमें चोर, तस्कर, अच्छा मजे की बात यह है कि चोर का पर्यायवाची भी होता है तस्कर, और वो मोसक गलत लिखा है, मोसक ऐसे लिख दिया जाए तो ये भी होता है चोर का पर्यायवाची। और अगर कुंभिल लिखा हो ये भी होता है चोर का पर्यायवाची। अगर खनक लिखा हो तो ये भी होता है चोर का पर्यायवाची। तो ये खाली न केवल ये हिंदी अपितु वो क्या कहते हैं, न केवल ये वो आपका वाक्यांश बता रहा है, बल्कि 4 पर्यायवाचियों बता रहा है। तो चारों पर्यायवाचियां नोट कर लो। हाँ ठीक, चलो अगला सवाल देखो बच्चा। हिंदी हिंदी होती है। जिस रोज आप धीरे धीरे ये बात समझ जाएंगे उस दिन आपका आनंद बढ़ जाता है। तो आपको करना बस इतना है कि आपको जो भी हिंदी की क्लास चल रही हो उसको समय रहते देखना है। कसम से, मतलब सवेरे वाली जो चल रही है ये आरओ के लिए
ए महाराज, सीसैट का थंबनेल इसमें लगा है, तो द सिलेबस ऑफ सीसैट इज कवर्ड हेयर। और थंबनेल लगा है शाम को आरो यारो का, तो द सिलेबस ऑफ आरो यारो कवर्ड इन 9:30 बजे। और अब एक बात समझिएगा, जब सीसैट की बात करते हैं तो इसमें 14-15 टॉपिक हैं, जितने आरओ के टॉपिक हैं वो इसमें शामिल हैं, तो उनके भी क्वेश्चन यहाँ डिस्कस हो जाते हैं। और सुनो, सीसैट में जो टॉपिक हैं, ऐसा नहीं कि वो आरओ के टॉपिक सीसैट से बाहर हैं, तो जब आप शाम को आरओ पढ़ते हैं तो उसमें सीसैट के भी महत्वपूर्ण शामिल हो जाते हैं। हम हिंदी चैप्टर पढ़ाते हैं, परीक्षा नहीं। हमसे चैप्टर पढ़ने आया करो, परीक्षा नहीं। देखो कसम से मतलब जी करता है कि मतलब सामने होते तो 4 लगाते, 4 कान के नीचे। हाँ बताओ, इनमें से कौन सा प्रकंपित व्यंजन है? अकेले वासुदेव नंदन ले लीजिए और जो क्लास हम पढ़ाते हैं उसको पढ़िए, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, सब ऐसे सब कवर हो जाएगा। कौन सा इनमें से प्रकंपित व्यंजन है बताओ? तो जब प्रकंपित व्यंजन को पकड़ा जा रहा है गुरुजी, तो एक कंपित प्रकंपित मिल रहा है। सा प्रकंपित नहीं है, ला प्रकंपित नहीं है। कौन है प्रकंपित व्यंजन, ये बताओ? हा प्रकंपी है कि रा प्रकंपी है? दुविधा में पड़ गए हम। बताओ बताओ बताओ। सा तो तालव्य हो गया, या ला को का अगल बगल से निकलने वाला, उसको क्या बोलते हैं? पार्श्विक बोलते हैं। अब हा तो काकल्य है, तो प्रकंपी कौन है? क्या हा को ही प्रकंपी बोलते हैं या रा को बोलते हैं? बेहतरीन सवाल, खोपड़ी गोल गोल घूमती हुई, क्या माने क्या न माने, चाहे तू माने चाहे न माने। और ये सीडी 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 होता हुआ फाइनली जवाब सी नहीं हो सकता, क्योंकि हा जो है वो काकल्य है। रा इज द फाइनल आंसर। तो गुरुजी रा को तो हम पढ़े हैं कि लुंठित होता है, साथ में प्रकंपित भी इसी को कहते हैं। और याद करने का तरीका बता दे, कब्बो भूलोगे नहीं, कब्बो भूलोगे नहीं, इसको लुंठित और प्रकंपित दोनों कहते हैं। तनिक हमारे साथ रा बोल के देखो, रा। तो जब रा बोलते हो तो ऐसा लगता है कि जैसे आपने अपनी जबान अंदर रोल करके फिर ऐसे झटके से फैला दी, जबान ऐसे गई और ऐसे आप फैला देते हैं, तो आपकी हवा ऐसे जबान पे लुढ़कती हुई चली जाती है। लुंठन माने लुढ़कना होता है, तो लुंठित माने जो हवा को लुढ़कावे। रा 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 रा, देखो होता है कि नहीं हो रहा है, इसलिए लुंठित कहते हैं। अब आप देखो रा को बोलो तो जबान ऐसे वाइब्रेट करती है, रा। ये जो रा है हल्का सा जबान का वाइब्रेशन, यही है प्रकंपन, यही है प्रकंपन। तो इसको बोलने में जबान कांपती है, रा ऐसे आता है, और इसको बोलने में हवा ऐसे लुढ़कती है, इसलिए ये लुंठित और प्रकंपित दोनों कहा जाता है। रा को रट लेना, रा ही लुंठित है और रा ही प्रकंपित है। जितने गुण किसी एक शब्द में होंगे उतने नाम उसके रख दिए जाएंगे। ठीक, जैसे ये शा तालु से बोला जाता है, लेकिन सा सा हा ऊष्म भी है, तो ये ऊष्म भी है। काकल्य है और ये ऊष्म भी है। मजे की बात है कि हा अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, ये कंठ से बोला जाता है, तो ये कंठ भी है। अब बताओ, या रा ला वा, ये अंतस्थ भी है। यानी एक एक वर्ण के कई कई काम, कई कई नाम। बात समझ गए?
तो जो जो हमको ऑप्शन में पूछेगा सवाल वो जवाब देंगे। हाँ, कोनो ये थोड़ा ना एक का ठेका है कि नहीं वहाँ साहब बस यही वाला चलेगा। अमरनाथ टोपी में दिख रहा है तुमको, कल टोपी में नहीं दिखेंगे तो क्या तुम अमरनाथ को पहचानने से इनकार कर दोगे हैं? अगला सवाल, प्रौढ़ का उचित संधि विच्छेद क्या है? और समझिए कि सीसैट की परीक्षा आप हिंदी के दम पर कॉन्फिडेंस ला सकते हैं और हिंदी और रीजनिंग के दम पर क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि 20 से 25 नंबर पिछले 4-5 सालों की श्रृंखला में आप पाएंगे कि 20 से 25 नंबर आपको मिलेंगे रीजनिंग के, वो जो हिंदी के, और 20 से 25 नंबर रीजनिंग आती है। 40 से 50 नंबर के बीच में हिंदी रीजनिंग कवर करवा ले जाएगी। लगभग 15 सवाल आपके कम्युनिकेशन के आएंगे, वह हम कवर करवा देंगे। 15 में 8 तो कर ही ले जाएंगे। अगर आप हमसे 4 या 5 क्लास खाली कम्युनिकेशन की कर लेंगे तो खत्म, टाटा बाय बाय, याद हो गया, सिरे वो सीसैट का टेंशन खत्म हो गया। प्रौढ़ का उचित विच्छेद क्या होगा? तो प्राऊढ़, प्रऊढ़, प्रौढ़, प्रौढ़। तो देखो भैया, ये प्रौढ़ तो ये नितांत बकवास चीज है, और प्रौधनढ़ा का कोई मतलब नहीं है। बचता क्या है? बचता है बी। मजे की बात यह है कि आ के बाद ऊ आ रहा है तो नियम कहता है इसको करो ओ। अब ये संधि कौन सी हो गई? गुण। लेकिन आपने कभी प्रौढ़ लिखा नहीं देखा, सदैव प्रौढ़ लिखा देखा। यही सही भी माना जाता है, यही सही। इसी सुबह 7 बजे की श्रृंखला में किसी दिन आपको कम्युनिकेशन मिल जाएगी, वादा करके नहीं आएगी, आ जाएगी। तो प्राधन ऊढ़ करेंगे तो प्रौढ़ क्या हो जाएगा जी? गुण संधि हो जाएगी। तो आप समझिएगा कि जब आप प्रौढ़ शब्द की बात करेंगे तो इसके संधि विच्छेद में प्राधन ऊढ़ से प्रौढ़ बना लेंगे, और ये गुण संधि नहीं, गुण संधि का अपवाद कहा जाता है, जो सामान्य नियम को फॉलो न करे, क्योंकि इसकी बनावट में आ ऊ है, इसकी बनावट में आ ऊ है। तो आ ऊ के जोड़ने से क्या बनेगा? औ हो, बनना वो चाहिए लेकिन औ बन जाता है, तो इसको गुण संधि का अपवाद कहते हैं। इज इट क्लियर? प्रा बड़ा लगा के कोई मतलब नहीं यार, प्र उपसर्ग होता है, बड़ा लगा के प्रा में कोई थोड़ा उपसर्ग होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? बच्चा 5 में रा जो है वो प्रकंपित और लुंठित दोनों है। प्रकंपित भी इसी को कहते हैं और लुंठित भी इसी को कहते हैं, याद कर लेना। पूछा गया है प्रकंपित व्यंजन कौन है, तो रा। ठीक, अगर आप कक्षा के अंत तक रुकने का धैर्य रखेंगे तो हम दुनिया की सब बातों से आपको अभिज्ञ करा देंगे। स्वस्त्यस्तु में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि होने के लिए बच्चा मूल में आ के बाद ए आना चाहिए। संधि इज द नॉट फाइनल, वो क्या बोलते हैं उसको, संधि फाइनल प्रोडक्ट से नहीं पहचानी जाती है, संधि प्रोसेस से पहचानी जाती है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग। तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग में आ ई जुड़े हैं और ये गुण का प्रोसेस है। बनेगा का चाहे जो माना वो गुण का जाएगा। अगर आ के बाद आए आए तो आए मान लिया जाएगा। ठीक है बच्चा, ये पीसीएस की क्लास सवेरे 7 बजे चलती है और रात में 9:30 बजे आरओ यारो की क्लास चलती है। वो 9:15 से 9:30 का शेड्यूल है, और वो जब भी आ जाएगी, अभी तो 9:30 खिसक गई है, 9:15 भी आ सकती है वो रात में। तो अब देखिए, सारा खेल प्रोसेस ऑफ मेकिंग का है। तो मेकिंग का प्रोसेस क्या कहता है कि ये संधि यण है। कैसे यण है गुरुजी? आधे अक्षर के बाद या वारा आवे तो जिस जगह आधे अक्षर के साथ या वारा लिखा हो वहां पर तोड़ने की कोशिश करिए कि आप वहां से क्या वाजिब ढंग से तोड़ सकते हैं। तो आप पाएंगे कि हमारे पास है शब्द स्वस्ति, और फिर इसमें क्या जोड़ेंगे? अस्तु। तो ये शब्द क्या हो जाएगा? स्वस्त्यस्तु। ये जिस अक्षर पर ई की मात्रा लगी, आधा सा तो ऐसे रह जाएगा। जिस अक्षर पर ई की मात्रा लगी है उस अक्षर को करेंगे आधा, ई और भिन्न स्वर मिलके बन जाएगा या, आगे अस्तु लगा देंगे। तो अगर आधे अक्षर के बाद या वारा आवे तो यण संधि बन जाती है। अर्थ क्या होगा इसका? कल्याण हो।
आशीर्वाद दिया जाता है। स्वस्थ अस्तु, किसी ने चरण स्पर्श क्या कहिए, स्वस्थ अस्तु, कल्याण हो, ये बड़ा बढ़िया आशीर्वाद है। हाँ, तो स्वस्थ अस्तु कल्याण हो, तो आप समझे इसमें यण संधि हो जाएगी। ठीक, एक सवाल आ रहा है बार बार, हाँ बीच में लिख रहे हैं, हमको लगता है हमारी आपकी नई मुलाकात है तभी आप ये लिख रहे हैं। कहें गुरुजी भिज्ञ क्या होता है, तो सुनो, भिज्ञ नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, ये कोई शब्द नहीं होता है हिंदी में संस्कृत में, दोनों जगह गारंटी ले रहे हैं। ना हिंदी में भिज्ञ कुछ होता है, ना संस्कृत में भिज्ञ कुछ, ये नहीं है क्या, धैर्य रखिए आखिरी बताएंगे। आइए पहले हम जो सवाल कर रहे हैं वो करते रहे, कुछ होता ही नहीं है भिज्ञ। अगला सवाल, तो स्वस्थ हो गया, इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। भज गोविंदम भज गोपालम भज गोविंदम। बच्चा 7वां क्वेश्चन सो सिंपल, स्वस्थ धन अस्तु से स्वस्थ्यस्तु बनता है, स्वस्थ धन अस्तु को जोड़ेंगे तो हो जाएगा स्वस्थ्यस्तु। इसका मतलब अगर आप 7वां पूछ रहे हैं कि आपकी संधि कमजोर है, संधि को मजबूत करने का एक तरीका है, क्या करें कि आप हमारे इस चैनल को अभी क्लास के बाद ओपन करिएगा, स्क्रॉल करते हुए प्लेलिस्ट वाले पोर्शन में जाइएगा। प्लेलिस्ट में एक संधि की प्लेलिस्ट है, स्वर व्यंजन विसर्ग तीनों मैंने थ्योरेटिकली पढ़ाया है, एक बार पढ़ लीजिए, जीवन भर को संधि याद हो जाएगी। तत्सम का चयन करना है, गाजर तत्सम नहीं है, चोंच तत्सम नहीं है, गाहक तत्सम नहीं है, गर्त गड्ढा अकेले यही तत्सम है। ग्राहक से गाहक, चंचू से चोंच, गर्जर से गाजर बना है। ठीक, याद रखें। अकेले संस्कृत, तत्सम माने संस्कृत, तत् माने उसके, सम माने समान, जो संस्कृत के समान आपको दिखे उसको तत्सम संस्कृत मान लिया कीजिए बस। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करें। इसका चयन करें गुरुजी, तद्भव शब्द का चयन करें। भज गोविंदम भज गोपालम। तद्भव तद्भव तद्भव, तो तद्भव माने कौन सा शब्द, तद्भव माने वाला वो शब्द जो संस्कृत न हो, जो संस्कृत से बदलकर हिंदी में आ गया हो। आश्रम से आसरा, क्या कहते हैं, आश्रम आश्रम रहेगा, आश्रय से आसरा बनता है। उद्वेग संस्कृत है, प्रांगण संस्कृत है, प्यास शब्द संस्कृत नहीं है। संस्कृत शब्द जो पिपासा है यही प्यास में बदलती है, पिपासा, पिपासा कन्वर्ट इनटू प्यास। अगला, सामयिक शब्द किस प्रकार का विशेषण, विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज सामयिक। इसमें से दो शब्द संधि के निकाल दें जो आपकी वर्तनी में काम आएंगे, तो यहां तक जितना कराए हो सब आरो यारो का भी सेम है। सामयिक शब्द किस प्रकार का विशेषण, सामयिक है विशेषण, ये पक्का है। क्या सामयिक शब्द सर्वनाम से बना है, नहीं। क्या सामयिक शब्द किसी चीज का वजन माप तौल बता रहा है, नहीं। क्या सामयिक से आपको कोई संख्या समझ में आ रही है, नहीं। तो सामयिक गुण बताएगा, तो सामयिक गुण बताएगा, क्वालिटी बताएगा, और क्या बता सकता है, गुण बताएगा, बस वही पकड़ लो। अगला सवाल देखो, सवाल संख्या 11, निम्नलिखित वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है। बच्चा भूख के मारे रो रहा है, संबंध सूचक क्रिया बताइए, सकर्मक क्रिया बताइए, अकर्मक क्रिया बताइए, द्विकर्मक क्रिया बताइए। बताइए बच्चा भूख के मारे रो रहा है, इसमें क्या है, किस प्रकार की क्रिया है। अब एक क्रिया आरोप छोड़ दे, बाकी दुनिया के सारे चैप्टर में आता है, अगर हिंदी है तो आएगा ही आएगा। तो बच्चा भूख के मारे रो रहा है, यानी भूख के कारण रो रहा है, भूख की वजह से रो रहा है। तो सुनो, संबंध सूचक नाम की कोई क्रिया एग्जिस्ट नहीं करती। और द्विकर्मक क्रिया तब होती जब आप इसमें दो ऑब्जेक्ट खोज लेते। संबंध सूचक नाम की कोई क्रिया होती नहीं, वो फर्जी लिखा है, फर्जी लिखा है। अब आते हैं अकर्मक है कि सकर्मक है, ये खोजो। तो एक बात बताओ, सारा खेल यही है कि सकर्मक है कि अकर्मक है। क्या इस वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट यानी कर्म दिया है। व्याकरण के कारक को समझ लेंगे तो गलत कभी हो जाए तो नाम बदल दो, कारक से खेल होता है।
बच्चा करता है, भूख के मारे या भूख के कारण, ये क्या है? कारण है। और रो रहा है, क्रिया है। क्या इस पूरे वाक्य में कहीं कर्म आया? ऑब्जेक्ट। कर्म किसको कहते हैं? राम। ध्यान से सुनना, राम ने रावण को मारा, राम करता है, मारना क्रिया है, और रावण कर्म है। जो क्रिया के प्रभाव को झेलता है उसको कर्म कहते हैं। ये मगज में ले जाओ बात। जो क्रिया के प्रभाव को झेलता है उसको कर्म कहते हैं। तो क्रिया के प्रभाव को झेलने वाला कर्ता के अलावा, राम ने रावण को मारा, राम मारने वाले हैं, मरने वाला रावण है, क्रिया को झेल कौन रहा है? रावण। तो अगर वाक्य में कर्ता के अतिरिक्त कोई अन्य एलिमेंट क्रिया के प्रभाव को झेलने के लिए मौजूद हो तो वो कर्म कहा जाएगा। और सकर्मक माने कर्म के साथ क्रिया। क्या इस वाक्य में कोई कर्म दिया है? नहीं दिया है। कर्ता दिया गया है, क्रिया दी गई है, और ये तो करण कारक है। कर्म भी तो एक कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो अगर ये भूख के कारण या भूख के मारे रो रहा है तो ये करण है। क्या ये रोने से भूख के मारे प्रभावित हो रहा है? क्या इस रोने से भूख के मारे प्रभावित हो रहा है? नहीं। क्या ये वो चीज है जो कर्ता से क्रिया को झेल रही है? नहीं। तो भैया वो व्याकरण की दूसरी चीज है, वो करण है, उसको कर्म मत कहिए। मरे, झेलाए, पीटा जाए, काटा जाए, वो होता है। मोहन चाकू से फल काट रहा है, कटने के लिए फल है, तो क्रिया सकर्मक है। बच्चा साइकिल चला रहा है, चलाने के लिए साइकिल है, तो क्रिया सकर्मक है। मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने के लिए बच्चे हैं, छात्र हैं, तो सकर्मक है। तो झेलने के लिए अगर वाक्य में कर्ता के अलावा क्रिया को झेलने के लिए कोई अन्य मौजूद हो तो उस मौजूदगी को कर्म कहते हैं। और यदि इस कर्म की जरूरत है तो क्रिया सकर्मक, और यदि कर्म की जरूरत नहीं है तो क्रिया माने नहीं है कर्म, तो उसको अकर्मक क्रिया कहा जाएगा। बात समझ गई? सवाल आता है, कहें गुरुजी पक्षी उड़ रहे हैं, क्रिया कैसी है? पक्षी करता, उड़ना क्रिया। क्या करता क्रिया के अलावा कोई और है? नहीं है। क्या करता क्रिया के अलावा इस क्रिया को, कर्ता के अलावा इस क्रिया से कोई और प्रभावित होगा? नहीं होगा। क्या इस क्रिया से कोई और झेलने वाला मौजूद है या मौजूदगी की जरूरत है? नहीं है। क्रिया कर्मक है। हाँ, आप हो जाते हैं कंफ्यूज, कहें गुरुजी पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, अब ये तो अकर्मक था, तो आकाश में उड़ाओगे तो कैसा कर्मक हो जाएगी? नहीं भाई साहब, आकाश के साथ में लगा हुआ है, में अधिकरण कारक है। में इज जस्ट गिविंग द स्पेस वेयर द वर्क इज डन। क्रिया वहां संपन्न की जा रही है, बस। तो ये क्रिया का आधार है। क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं, कर्म नहीं कहते हैं। इसलिए पक्षी आकाश में उड़े, चाहे नाच नाच के उड़े, चाहे कूद कूद के उड़े, रहेगा अकर्मक तो अकर्मक। यह भी अकर्मक क्रिया है। उड़ना क्रिया के लिए कर्ता के सिवा कोई नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं मोहन पढ़ रहा है, तो पढ़ना क्रिया के लिए कुछ अखबार, कुछ किताब, कुछ कागज चाहिए। मैं कहूं कि मोहन खा रहा है, तो खाने के लिए कुछ खाना वाना चाहिए, यानी कि उस खाने का मुंह पर कुछ कटेगा, दबेगा। बाय द वे मोहन बिस्किट खा रहा है तो बिस्किट कट रहे हैं ना। बच्चा फल काट रहा है तो काटने के लिए फल है ना। कर्ता के अलावा क्रिया के साथ जो जुड़े, जिसके बिना क्रिया संपन्न होने का भाव खो दे, उसको कर्म कहते हैं। और कर्म वाक्य में मौजूद हो तो सकर्मक, और कर्म न हो तो अकर्मक कहते हैं। ये है कंसेप्ट। अगली बार न गड़बड़ाइयो। हाँ, 11 के बाद 12। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा नहीं। भाववाचक संज्ञा नहीं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं। पांडित्य, बुद्धिमान, माधुर्य, महानता। तो देखो, पांडित्य
पंडित होने का भाव, माधुर्य मधुराई का भाव, महानता महान होने का भाव, बुद्धिमान का है गुरुजी, ये तो विशेषण है। व्हाट इट बिकम एडजेक्टिव। सवाल आया कहें गुरुजी, अगर लिखा होता कि बच्चा खिलौना ना मिलने के कारण रो रहा है, तो अब बताइए, बच्चा हो गया कर्ता और रोना हो गई क्रिया। धीरे धीरे दुनिया उलट गई। बस वो खाली ये देखने लगे कुछ है क्या वाक्य में। आप बताइए, इस रोने से खिलौना प्रभावित हो रहा है क्या? इस रोने को बच्चे के अलावा खिलौना झेल रहा है क्या? याद रखना, कर्म उसको कहते हैं जो क्रिया को झेले। कर्म उसको कहते हैं जो क्रिया को झेले। राम ने रावण को मारा तो मर गया रावण, जान दे दी बेचारे ने, तब कर्म का रुतबा प्राप्त हुआ। बोलो, इस रोने से क्या ये प्रभावित हो रहा है? ये क्रिया का कारण है। तो आप उसको बोल सकते हैं कि ये सब कुछ कारण हो सकता है, लेकिन इट इज नॉट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं है, कर्म नहीं है। क्रिया अब भी अकर्मक रहेगी। जो क्रिया अकर्मक है तो रहेगी यार। रोना सिर्फ कर्ता को प्रभावित करता है, हंसना कर्ता को प्रभावित करता है। तुम वाक्य तो धरो किनारे। हम तुमसे एक बात कहते हैं, यहां लिखा है हंसना, रोना, चलना, दौड़ना, सोना, ये सब अकर्मक है। वाक्य बनाना तो बवाल है। क्रिया के मूल को पहचानिए। डू यू नीड एनी ऑब्जेक्ट फॉर लाफिंग? डू यू नीड एनी ऑब्जेक्ट फॉर वीपिंग? डू यू नीड एनी ऑब्जेक्ट फॉर वॉकिंग? नहीं गुरुजी, करता चलेगा, खत्म। मैं हंस रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं रो रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, मैं सो रहा हूं। करता सोवे रोवे हंसे क्या फर्क पड़ता है? सारे अकर्मक हैं। और अगर हम यही आपसे कह दें, खाना, पीना, देखना, मैं खा रहा हूं, व्हाट? कुछ तो खा रहे हो। मैं दवाई खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं बिस्कुट खा रहा हूं, मैं रोटी खा रहा हूं। वो बेचारी रोटी, वो बिस्कुट, वो दवाई तुम्हारे दांत से कटेगी, क्रिया को झेलने के लिए मौजूद होगी। मैं पी रहा हूं, मैं पानी पी रहा हूं, मैं कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूं, मैं चाय पी रहा हूं। कुछ तो बताओगे। क्या खाली कर्ता क्रिया से काम संपन्न हो पाएगा? देयर विल बी समथिंग नीडेड। तो इसको कर्म के साथ सकर्मक बोला जाएगा। मैं देख रहा हूं, कुछ ही किसी तो देख रहे होगे। तो मैं पिक्चर देख रहा हूं, मैं चित्र देख रहा हूं, मैं लाइट देख रहा हूं। देखने के लिए कुछ चाहिए, जो चीज देखी जा रही होगी, इन सब के लिए एक ऑब्जेक्ट वाक्य में जरूरी होगा, जिस पर यह संपन्न किए जाए कर्ता के सिवा। एंड फॉर देम देयर इज नो नीडेड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं, कर्ता कर देगा और बात संपन्न हो जाएगी। यहां कर्ता करेगा, लेकिन चाहिए किस पर करेगा, किस पर करेगा? तो जिसके लिए कुछ चाहिए होता है, जिस क्रिया के लिए कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। याद रखना, जब मैं कर्म कहता हूं तो आई मीन ऑब्जेक्ट। कर्म के माने काम नहीं होता है, अंग्रेजी का ऑब्जेक्ट होता है कर्म बच्चा। व्हेन यू से राम किल्स रावण, देन राम इज सब्जेक्ट, किल्ड इज वर्ब एंड रावण इज ऑब्जेक्ट। इसीलिए मैं बार बार बता देना चाहता हूं। हाँ, तो ये हो गया। ये आपका भाववाचक संज्ञा बुद्धिमान नहीं है। बाल का पर्यायवाची क्या नहीं? अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। सब जन्म मुझी में पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं।
बहुत सुंदर। बाल माने खोपड़ी वाले बाल। कुंतल, अलग, केस, ये सब बाल है। सीखी, सीखा वाला मोर को कहते हैं। जिसके बढ़िया सुंदर सी सीखा है, यहाँ निकली होती है, तो उसको मोर कहते हैं। तो सीखी सीखा वाला यानी मोर। केस बाल हैं, अलग बाल हैं, यही अलग बाल है। तो इस अलग में बड़ा लगा दो, अलका माने सुंदर बाल वाली। हाँ, अलका। ठीक, चलिए। नहीं, सीखा चोटी का होता है बच्चा, सीखी माने मोर होता है। सीखा माने चोटी, सीखी माने मोर। कच माने बाल होता है, कच माने भी बाल होता है। ठीक, तो कुंतल, अलग, केस, बाल, कच, ये सब बाल का पर्यायवाची। सीखी से इसका कोई संबंध नहीं है। आरती और आरती शब्द जोड़े का अर्थ बताइए। आरती श्री रामायण जी की। सुनो, आरती होती है, आरती होती है धूप दीप आदि द्वारा पूजन करना, और आरती माने दुख होता है। आपने भगवान की आरतियों में सुना होगा कि जो आरत अर्थी चिंतित भोगी, जो जो शरण तुम्हारी आवे, तो सो मन वांछित फल पावे। तो बच्चा, मूल शब्द आर्त माने होता है, आर्त से ही आरती बना है। अगर ये आरती कर दिया जाएगा तो ये धूप दीपक द्वारा पूजन हो जाएगा। और मजे की बात है, अगर इसी को अराती कर दिया जाएगा तो अराती शत्रु हो जाएगा। अराती लिख दिया जाए तो शत्रु यानी दुश्मन हो जाएगा। आरती दुखी हो जाएगा। अगले सवाल पर, गौरव में किस तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया गया? माने विच सफिक्स इज यूज्ड इन गौरव? आ, इक, आयन, इनमें से कोई नहीं। सोच के बताना। सुबह सुबह ले हरि का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। सुनो, बहुत बढ़िया शब्द बच्चा बताए रहे हैं। गुरु, गुरु, विष्णु, शिव, नहीं उसकी जरूरत नहीं। धन्यवादम। अब सुनो, इसमें आ प्रत्यय है, ये दिखता नहीं है लेकिन प्रत्यय आ है। गुरु में आ जोड़ने से ये गौरव बन जाता है। कुरु में आ जोड़ने, संधि के नियम अलग हैं, संधिक नियम अलग हैं, और क्या बोलते हैं इसको, प्रत्यय और उपसर्ग के नियम अलग हैं। तो गुरु आ से गौरव बनता है, कुरु आ से कौरव बनता है, विष्णु में आ जोड़ने से वैष्णव बनता है। तो अप्रत्यय याद रखिएगा, प्रत्यय के नियम अलग होते हैं, बहुत तगड़े चलते हैं। तो उन नियमों के हिसाब से गुरु में आ जोड़ने से, और देखो लघु में अप्रत्यय जोड़े तो लाघव हो जाता है, लाघव। लघु में अप्रत्यय जोड़े लाघव, गुरु में जोड़े गौरव, कुरु में जोड़े कौरव, विष्णु में जोड़े वैष्णव हो जाता है। अंगूठी का नग होना, उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना, मेरी सहेली लाखों में क्या। ये सब जब पहले ग्रीटिंग चलती थी तो ऐसे लिखी जाती थी। समझना नहीं है, याद करना है। समझने के लिए अगर ये प्रत्येक रूल समझने लग जाओ प्राण चले जाएंगे।
पूरा संस्कृत जानना पड़ेगा, घैया क्या होता है, ठक क्या होता है, तो इसलिए ये जान लो कि वही है। वेरी गुड। क्या चलती है गाड़ी उड़ती है धूल, मेरी सहेली तुम न जाना हमको भूल, ऐसे करके खूब फर्जी वाली शायरी लिखते थे सब ग्रीटिंग कार्ड में। अंगूठी का नग होना, तो अंगूठी का नग होता है प्रिय हो। नहीं 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 नहीं, नहीं। सोच के बताओ यार, हम उत्तर तो देखबे नहीं करे, हम तुरंत चले आए। अंगूठी का नग होना, प्रिय होना, सोच सोच कैसा, हम सारे उत्तर देखबे नहीं करे अभी। सोच लो। देखो, अंगूठी का नग माने उस अंगूठी में पूरी तरह एडजस्ट हो जाए। बच्चा देखो, 7 बजे वाली क्लास और 9 बजे वाली मिला के करोगे संदीप, तो इसमें झारखंड और उत्तर प्रदेश शामिल हो जाएगा। पूरी तरह नहीं होगा लेकिन शामिल हो जाएगा। हिंदी का बेसिक सेंस डेवलप होगा ही होगा। तो अभी उतना ही कर लो, बाकी अकेले आदमी है, सारे राज्य धीरे धीरे कवर कर पाएंगे। अंगूठी का नग होना, अनुरूप जोड़ा होना, अनुरूप जोड़ा होना, अनुरूप जोड़ा होना। ठीक। हिंदी पूरे हिंदुस्तान में एक आती है। अनुरूप जोड़ा का मतलब अंगूठी में अगर नग लगा है तो वो अंगूठी के लिए सुटेबल है। जोड़ा जब अनुरूप हो, कहें यार वो तो अंगूठी का नग है, माने अंगूठी एक चीज है और नग दूसरी चीज है, दोनों परफेक्ट मैच बना रहे हो तो अंगूठी का नग। हाँ, ये होता है। अच्छा, आपसे निवेदन है, आप जिस भी राज्य के हो, आप उत्तर प्रदेश के हो, आप राजस्थान के हो, आप झारखंड के हो, आप बिहार के हो, आप उत्तराखंड के हो, बच्चा हिंदी एक है। वही संधि, वही समास, वही रस, वही छंद, वही अलंकार, हाँ, वही पर्यायवाची, वही विलोम, दुनियम सब जगह एक का आएगा। आप चले आया करो बिना ये देखे कि ये हमारे इस राज्य का नाम लेते हैं कि नहीं लेते हैं, बिना सोचे चले आया करो। हिंदी तुम्हारी मजबूत हो जाएगी, हिंदी मजबूत हो जाएगी। ठीक। नहीं बच्चा, छिपा हुआ नहीं होता है, छिपा हुआ नहीं, प्रशंसा नहीं, प्रिय नहीं। नहीं, हिंदी थोड़ा सिलेबस, जैसे जिन जिन एग्जाम में वहां की हाई स्कूल की किताबें शामिल कर ली जाती हैं तो उनका थोड़ा लिटरेचर का सिलेबस अलग हो जाता है। बाकी मैं पूरे हिंदुस्तान में जितने हिंदी वाले राज्य हैं, मैं दावा करता हूं कि दे हैव 80 to 90% हिंदी सेम। बस आप बैठिए, वही सब सब समझ में आ जाएगा। थोड़े 10% राज्यवार थोड़े थोड़े परिवर्तन हिंदी में भी होते हैं, हो जाते हैं। विषधर में कौन सा समास है? अच्छा, आप यूपी से हैं। अच्छा, ये बड़ा गजब है भाई। तो आप झारखंड राजस्थान की भी परीक्षाएं दे रहे हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आप ये कह रहे हैं तो ये हो सके। लेकिन जितने भी अन्य राज्य के छात्र देखते हैं उनसे यही निवेदन है कि आप आइए, हिंदी पढ़िए, हिंदी मजबूत हो जाएगी। आप जो परीक्षा देने जाएंगे, चाहे जिस स्टेट की, आपको मजा आ जाएगा। देखिए, विषधर में बहुव्रीहि समास, जहर को धारण करने वाला। ठीक। तो उससे भाव सांप का या बहुत सारे शब्द निकलते हैं। तो विषधर सामान्य शब्द नहीं है कि उसको आप खाली तत्पुरुष तक सीमित कर दें। विषधर हमेशा अन्य अर्थ देगा। अन्य नहीं, भगवान शंकर को विषधर नहीं कहते, सर्प को विषधर कहा जाता है। लोकहितकारी में कौन सा है? आंखों का तारा माने प्रिय होना, आंखों का तारा प्रिय। बच्चा ऐड आ रहा है तो यूट्यूब ऐड दिखाएगा। तो ऐड का तरीका है कि जब ऐड आवे तो स्किप कर दो, और दूसरा तरीका है कि यूट्यूब से प्रीमियम खरीदो। हाँ, तब यूट्यूब ऐड नहीं देगा।
जैसे हम ये पढ़ा रहे हैं वैसे टॉपिक वाइज भी कराया है अशोक रैना। इतना बढ़िया कमेंट लिखने के बजाय, हाँ, अपने हृदय का दुख उद्गार प्रकट करने के बजाय चैनल वा सर्च करो तो आपको सब मिलेगा, लेकिन खाली यही कहो पढ़ा दो तो नहीं मिलेगा। एवरीथिंग इज ऑन दिस चैनल। लक्ष्य सीरीज जाके पढ़ लीजिए, चैप्टर वाइज हिंदी एकदम आत्मा कुलबुला ही जाएगी आपकी। लक्ष्य सीरीज प्लेलिस्ट देखिए। लोक हितकारी, लोक के लिए हितकारी, लोक के लिए हितकारी, के लिए हितकारी, और जब के लिए आ गया तो तत्पुरुष आ जाएगा। देखो समास की पहचान बहुत सिंपल सी है। यदि कारक चिन्ह गायब होगा, यदि कारक चिन्ह किसी सूरत में गायब होगा तो तत्पुरुष लगाइएगा। आपको लगे कि दो वाक्यों के बीच से कारक चिन्ह गायब हो गया है। कौन से कारक चिन्ह होते हैं? 8 कारक चिन्ह है। वो ने और संबोधन का प्रयोग नहीं करते। बाकी जो बीच के बचे 6, उन 6 में से कोई गायब होता दिखाई पड़े तो दौड़ा के तत्पुरुष लगाओ, दौड़ा के लगाओ तत्पुरुष। ठीक, चलिए अगला सवाल। वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, गलती कहाँ है? जब तक तुम जीवन में स्वयं इसका आभास नहीं कर लोगे तब तक तुम्हें इस कटु यथार्थ पर विश्वास नहीं होगा। मॉर्निंग में बच्चा, हाँ, सोए कब उठे हो सौरभ? मॉर्निंग में इस मंडे से क्लास हो रही है। फ्रॉम मंडे आई हैव स्टार्टेड दिस सीजन। देखो, निम्नलिखित में किस भाग में त्रुटि है? जब तक तुम जीवन में स्वयं इसका आभास, बच्चा आभास लफ्ज गलत है, जीवन में आभास नहीं करवाना है। जब तक तुम जीवन में स्वयं इसका अनुभव नहीं कर लोगे, यथार्थ का नहीं, कटु यथार्थ में कोई दिक्कत नहीं। कड़वा यथार्थ, कड़वा यथार्थ कटु यथार्थ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आभास नहीं, अपने लोगों की गलती नहीं है, लोगे होना चाहिए था, वो ठीक है। आभास, एक बात बताओ, जीवन में किसी चीज का अनुभव होता है क्या? आभास भूत प्रेत का होता है भाई, भूत प्रेत का आभास होता है। हाँ, भूत प्रेत का आभास थोड़ा करवाना है। जब तक तुम जीवन में स्वयं इसका अनुभव नहीं कर लोगे तब तक तुम्हें इस कटु यथार्थ पर विश्वास नहीं होगा। अनुभव का खेला है, अनुभव। देख लेंगे भैया, देख लेंगे। अगला सवाल, इनमें से किस वाक्य में, वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? हम सब ने मिलकर इस विषय का विचार विमर्श किया। रितेश, अभी आप 7 बजे की क्लास करेंगे तो एसएससी जीडी ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। बहरहाल मन में आ रहा है कि हम जीडी के एज इट इज पेपर भी करवा दें, वो करवा देंगे, लेकिन अगर आप 7 बजे बैठेंगे तो जीडी निकल जाएगा और 20 में 20 आएंगे। कई सारे छात्रों को मैसेज आए हैं कि मैंने बस वो जीडी गए थे देने, जीडी पेपर के लिए मैंने पिछले पेपर के लिए एक क्लास जीडी नाम से नहीं चलाई थी, लेकिन जो हमारे छात्र थे वो 20 में 20 करके आए। हम हिंदी पढ़ाते हैं, सब पेपर निकल जाएंगे। जीडी तो सबसे सरल पेपर आता है, उससे सरल कोई पेपर ही नहीं आता है हिंदी का। हम सब ने मिलकर इस विषय का विचार विमर्श किया है। बच्चा, विषय का विचार विमर्श नहीं होता है, विषय पर विचार विमर्श होता है। किसी भी विषय पर विचार विमर्श किया जाता है, विषय का विचार विमर्श नहीं होता है। अच्छा, और हम सब ने मिलकर भी हम सब कहा जाता है, हम सब में कलेक्टिव भाव होता है। हमने मिलकर, हम सब ने मिलकर कलेक्टिव भाव हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विचार विमर्श किसी विषय पर होता है, विषय का विचार विमर्श नहीं होता है, विषय पर होता है। और यह है मुहावरे का सवाल, पौ 12 होना। क्या होना जी? पौ 12 होना। अच्छा, पौ 12 समझते हैं क्या होता है? अब आप वो चौपड़ क्या समझेंगे? पहले जमाने में वो जब वो खेलते थे मामा शकुनी, तो पासे से ही तो वो चौसर खेला जाता था। अब वो चौसर तो चला गया, लेकिन उसकी बची हुई चीजें लूडो में विद्यमान है। जब आप लूडो का खेल खेलते हैं
तो यहाँ भी आप पासा खेलते हैं। जब चौसर खेलते थे तो 2 पासे एक साथ फेंके जाते थे, अब लूडो में 2 नहीं फेंके जाते। तो आप समझिए कि एक पासे पर 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं, दूसरे पासे में 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। अगर हम लूडो के वो दोनों पासे एक साथ फेंकें और दोनों 6 और 6 यानी 12 आ जाएं, यानी हमारा पौ, हमारा दांव 12 का आ जाए, तो क्या इससे बड़ी कोई चाल मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो एक साथ 12 का दांव पड़ जाना माने पौ 12 होना। एक साथ अगर एक साथ 12 का दांव पड़ जाए तो इससे तगड़ा कोई दांव नहीं होता पासे में। तो इससे तगड़ा अगर कोई दांव नहीं होता तो पौ 12 हो गई, यानी लाभ ही लाभ हो गया। कहीं क्या हो गई? पौ 12 हो गई, माने लाभ ही लाभ हो गया। अब न भूलना कभी कि पौ 12 क्या होता है, माने 12 का दांव मिलना, यानी मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज बटोर लेना। बच्चा, चौपड़ शब्द एक खेल है जो पासे से खेला जाता था। ताश को चौपड़ नहीं बोलते। और जुआ खाली जरूरी नहीं कि ताश हो तभी जुआ। जो तुम करो, जुआ खेलने वाले में तो दाम रुपया लगाया जाता है। सड़क पर बैठे बैठे जुआ खेल लेते हैं। कहें देखो इतनी देर में यहां से 5 गाड़ियां निकल जाएंगी 4 पहिया, इतनी देर में। अब वो टाइम गिन लेंगे, अगर 5 नहीं निकलेंगे तो 500 तुम दोगे, और निकल गई तो 500 हम देंगे। उतनी देर में अगर 5 गाड़ी निकल गई तो जुआ हो गया। बैठे हैं, अच्छा देखो ये बादल जा रहा है सूरज के ऊपर, और देखो घड़ी में 3 मिनट में ये बादल सूरज को पार कर जाएगा, अगर नहीं करेगा तो 1400 हम देंगे, 1400 तुम देना। हो गया जुआ। जुआ तो ऐसे बैठे बैठे सिक्का उछाला, कहीं हेड आए तो 500 हमारे और टेल आए तो 500 तुम्हारे, जुआ हो गया। तो जुआ किसी भी चीज से, ना चौपड़ का खेल खराब है, न लूडो का खेल खराब है, न ताश का खेल खराब है। खेल खराब है उसमें रुपया लगा के खेलना। जब रुपया लगा के खेलते हो तब वो खेल खेल न हो करके जुआ बन जाता है। बात समझ गए? और जब तक आप आनंद के लिए खेलते हैं तब तक वो खेल रहता है। ये है मामला, बस और कोई बात नहीं है। अगला, तो लाभ ही लाभ होना, पौ 12 समझ गए भैया। हम कह रहे हैं रितेश बाबू, तुम अगर इस क्लास को कर लोगे तो जीडी में तुम्हारे 20 में 20 आने लगेंगे 10 दिन में। जस्ट 10 डेज आप ये क्लास कर लीजिए, उसके बाद कोई जीडी का पेपर उठाइएगा, हो जाएगा। बाकी मैं आपसे ये वादा करने का प्रयास करता हूं कि हम जीडी नाम से कोई क्लास जरूर चला देंगे जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर के सवाल होंगे। ठीक है, चल तो आज के इस एपिसोड को करेंगे यहीं ख़त्म, और मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में हम। तब तक के लिए जय हिंद। ये अलग सवाल थे, उसका कोनो मतलब नहीं। तब तक के लिए जय हिंद। वो एडिटिंग कर रहे थे, वो अनएडिटेड सवाल थे, तो समझिए। अगर आपके मन में आवे कि मास्टर साहब हम आपसे डिटेल से पढ़ना चाहते हैं